दोस्तों, आज हम एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इंडिया में डिवोर्स के केसेस आजकल बहुत बढ़ रहे हैं और पिछले 2 साल में तो इन केसेस में काफी बढ़ोतरी हुई। हम नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसे हालात आए, लेकिन जिन लोगों की शादी अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है कि डिवोर्स के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उन लोगों के लिए हम इस वीडियो के जरिए डिवोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लीगल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। मेरा नाम संदीप है और आज मेरे साथ हैं मिसेस हरिंदर कौर जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है। थैंक यू मैडम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सो मैम, क्या आप हमें ये डिटेल्स या जानकारी देंगे कि डिवोर्स से रिलेटेड इंडिया में क्या लॉस? इंडिया में जैसे कि आप जानते हो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। सो बेसिकली देयर आर 4 लॉज। हिंदू मैरिज एक्ट which governs the Hindus, special marriage act, people who marry interreligion, and Indian divorce act which is for Christians, and the dissolution of Muslim marriage act for which is for Muslim women. There are 4 laws. Basically 4 laws. Yes. So ma'am, anyone who is Buddhist, Jain or Sikh besides Hindus are also governed by Hindu marriage act. Yes, you're right. Okay, तो हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के क्या ऑप्शंस हैं? जो हिंदू मैरिज एक्ट में 2 टाइप के डिवोर्सेस होते हैं। वन इज म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स एंड वन इज कंटेस्टेड डिवोर्स। यस, म्यूचुअल कंसेंट एंड कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट है जब दोनों पार्टीज आपसी सहमति से अलग होना चाहती है, तो दे कैन फाइल ए जॉइंट पिटीशन और उनको इजीली डिवोर्स कोर्ट से मिल जाता है। म्यूचुअल कंसेंट। यस। एंड कंटेस्टेड डिवोर्स है जब एक पार्टी डिवोर्स देना चाहती है और दूसरी नहीं देना चाहती है, या कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स आ गए हैं दोनों पार्टीज में जो उनसे रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, एक कुछ अलेज कर रहा है, एक डिनाई कर रहा है, उन केसेस में हम कंटेस्टेड डिवोर्स। इसमें 2 टाइप के डिवोर्स डिवोर्सेस होते हैं, म्यूचुअल कंसेंट एंड कंटेस्ट। ओके, सो अच्छा मैम, आपने बताया कि डिवोर्स या तो म्यूचुअल कंसेंट से हो सकता है या फिर कंटेस्टेड डिवोर्स से हो सकता है। अगर हम म्यूचुअल कंसेंट की बात करें तो मैडम, क्या म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में कोई और रीजन या ग्राउंड देना पड़ता है? ग्राउंड्स नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ओके। जैसे कि पहले तो पार्टीज को ये एस्टैब्लिश करना होता है कि हमारा इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो गया है, कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते, हमने ट्राई किया रिकंसाइल करने का पर हम कर नहीं पाए। दूसरा, उन दोनों को 1 वर्ष या उससे ज्यादा से अलग रहना जरूरी है। उसके बाद आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट को फिर ये असेस करने में इजी रहेगा कि आप एक्चुअली में आप एक साथ अब नहीं रह सकते हो, यू ट्राई टू रिकंसाइल। इसीलिए म्यूचुअल कंसेंट के कोई ग्राउंड नहीं है, पर इंग्रेडिएंट्स ग्राउंड नहीं है बट इंग्रेडिएंट है। और सेपरेशन फॉर 1 ईयर उसका फर्स्ट मेन ग्राउंड है। यस। एंड सेकंड इज दैट द मैरिज इज इरिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। जी। जैसा आपने बताया कि ग्राउंड नहीं होता है बट इंग्रेडिएंट होते हैं। yes. तो जैसा कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के अंदर दोनों पार्टीज एक साथ उठ जाती हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे पहले तो जब हम डिवोर्स का वर्ड ही सुनते हैं तो हमें लगता है लड़ाई झगड़ा। तो म्यूचुअल कंसेंट का ये फायदा है कि दोनों पार्टीज पहले अपनी प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, किसका क्या हिस्सा होगा, बच्चे किसके पास रहेंगे, कस्टडी किसके पास होगी, कौन कितनी बार विजिट कर सकता है, मेंटेनेंस देनी है नहीं देनी है, घर किसके पास रहेगा, ऑल दीज थिंग्स आर म्यूचुअली डिसाइडेड बाय द पार्टी। तो वो ये आपस में मिल बैठ के या अपनी फैमिलीज के साथ मिल बैठ के ये पहले से ही तय करके कोर्ट में जाती है कि हमारा इन सब झगड़े के मुद्दों पे हमारा डिसीजन हो चुका है, यू प्लीज ग्रांट अस अ डिवोर्स। So, इस तरीके से म्यूचुअल कंसेंट के बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं। yes. इसमें डिवोर्स के अंदर एलिमनी और मेंटेनेंस की बात भी आती है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली इंडिया में देखा जाए तो एलिमनी और मेंटेनेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। वेस्ट में इसको सिर्फ एलिमनी ही बोला जाता है। इंडिया में मेंटेनेंस और एलिमनी हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। फिर भी अगर हम डिफरेंस समझना चाहें तो एलिमनी इज अ 1 टाइम सेटलमेंट। एक बार में लंप सम सेटलमेंट जब डिवोर्स पे हो जाती है तो उसको हम एलिमनी बोल सकते हैं, कि उनको मंथली, ईयरली या प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा देना है वो सारा जब लंप सम दे दिया जाता है उसको हम एलिमनी बोलते हैं। मेंटेनेंस कैन बी इंटरिम आल्सो, कि जब आपका केस चल रहा है, मान लीजिए 3 या 4 वर्ष तक चल रहा है, तो आप तब तक महिला है या पुरुष है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनका खर्चा कैसे चलेगा। सो टू मेंटेन देम आल्सो देयर कैन बी इंटरिम मेंटेनेंस। So इंटरिम का मतलब थोड़ा दर्शकों को। हाँ, इंटरिम मतलब जब तक आपका केस चल रहा है, फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंचा है। अच्छा, आज आप कोर्ट में गए हैं, आपका केस 1 साल 2 साल तो चलेगा। उस दौरान क्या होगा, एक पार्टी की फाइनेंशियल कंडीशन का क्या होगा, वो कोर्ट में केस कैसे लड़ेगा, बच्चों को कैसे पालेगा, तो उस सब चीजों के लिए इंटरिम मेंटेनेंस होती है।
और जब केस फाइनली डिसाइड हो जाता है तो इट इज कॉल्ड फाइनल मेंटेनेंस या फिर मेंटेनेंस ओनली। तो ये एलिमनी से डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस है। एलिमनी में मान लीजिए कि ठीक है 2 घर है तो हमने एक घर आपको दे दिया, आज के बाद मेरी आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो दैट इज एलिमनी, वन टाइम लंप सम सेटलमेंट, दैट इज एलिमनी। ओके मैम, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है जी, वो ये कि अगर पति पत्नी दोनों तलाक चाहते हैं लेकिन चाइल्ड कस्टडी या मेंटेनेंस या एलिमनी को लेकर सहमति नहीं है जी, तो क्या वह फिर भी म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि यूजुअली हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें यही होता है कि दोनों को डिवोर्स चाहिए लेकिन उनकी बात अटक जाती है कि बच्चे किसके पास रहेंगे या किसको किसकी मेंटेनेंस कितनी मिलनी चाहिए। तो इसमें म्यूचुअल कंसेंट के लिए आप सीधे नहीं जा सकते, तो इसका एक सोल्यूशन है प्री लिटिगेशन मीडिएशन, मध्यस्थता जिसे बोलते हैं। अच्छा, उसके लिए आप कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट्स के पास ट्रेन्ड काउंसलर्स होते हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं कि आप अपनी टर्म्स कैसे डिसाइड करें कि आपको म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स फाइल करने में सहूलियत हो। सो दैट इज द सोल्यूशन। बट म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स विद डिस्प्यूट नहीं फाइल किया जाता, नहीं किया। सो ओके मैम, आई होप कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन और जानकारी मिल गई होगी। बट अगर कंटेस्टेड डिवोर्स की बात करें तो आपने बताया कि स्पेसिफिक ग्राउंड्स के बेसिस पर फाइल होता है जी। तो लॉ के अकॉर्डिंगली क्या ग्राउंड्स हमारे पास अवेलेबल जी, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट है जो इलैबोरेट करता है कि क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। सेक्शन 13 उसमें है क्रूल्टी का ग्राउंड है, डिजर्शन का है। डिजर्शन मतलब जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को छोड़ के चली जाती है 2 वर्ष से अधिक समय के लिए, ठीक है। क्रूल्टी, डिजर्शन, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द मैरिज, ठीक है। कन्वर्जन, अगर यदि एक पार्टी कन्वर्ट हो जाती है किसी दूसरे रिलीजन में, द सेकंड पार्टी हैज द राइट टू आस्क फॉर डिवोर्स। फिर संन्यास जिसे हम बोलते हैं, सम पीपल दे रिनाउंस द वर्ल्ड, तो अगर कोई संन्यास लेके चला जाता है, yes, renunciation, so that is also a ground for divorce. And one is that if a party has not been heard to be alive for 7 years, कई बार क्या होता है कि कोई कहीं गए, एक्सीडेंट हो गए, कोई भी उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली, तो लेकिन 7 वर्ष से अधिक के लिए ये नहीं सुना गया है कि वो जीवित है, तो इस ग्राउंड्स पे आप ये नहीं मान सकते हो कि पर्सन इज अ विडो और अ विडोअर, उनको कोर्ट से डिवोर्स दे सकते हैं अंडर द सेम एक्ट। यस, so these are the basic grounds. Various grounds. Yes. Okay मैम, जैसा आपने बताया कि कंटेस्टेड डिवोर्स में क्रुएल्टी भी ग्राउंड होता है जी, तो अब क्रुएल्टी को कैसे प्रूव किया जी, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 1976 से पहले क्रूल्टी ग्राउंड ही नहीं था इंडिया में। अच्छा, हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं था। 1976 में अमेंडमेंट से ये ग्राउंड लाया गया। और क्रूल्टी भी बहुत डिफरेंट तरीकों की होती है। क्रूल्टी कुड बी फिजिकल, जिसे प्रूव करना बहुत आसान है कि आपके शरीर पे कोई मार्क्स होंगे या आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए होंगे या चोट लगी होगी, सो फिजिकल क्रूल्टी इज इजियर टू प्रूव। देन कम्स मेंटल क्रूल्टी, इमोशनल क्रूल्टी, इकोनॉमिक क्रूल्टी। अगर एक हस्बैंड फाइनेंशियली सक्षम है और अपनी वाइफ को वो महीने का खर्चा नहीं दे रहा है, घर चलाने के लिए खर्चा नहीं दे रहा है, सो दैट विल बी कवर्ड अंडर फाइनेंशियल क्रूल्टी, इकोनॉमिक क्रूल्टी। सिमिलरली मेंटल क्रूल्टी, अगर एक वाइफ है वो अपने हस्बैंड के ऑफिस में जाके कुछ गलत एलिगेशंस लगा रही है जिनको उसे प्रूव करने का कोई सब्सटैंटिव ग्राउंड नहीं है, सो इवन दैट विल बी कंसिडर्ड एज मेंटल क्रूल्टी। तो क्रूल्टी को प्रूव करना एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है, बट क्योंकि मैट्रिमोनियल सिनेरियो में यही देखा जाता है कि ये क्रूल्टी होगी कहाँ, घर की 4 दीवारी के अंदर ही होगी। सो द लेवल ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट इज आल्सो दैट मच लेस। तो अगर किसी रिश्तेदार ने, नेबर ने, बच्चों ने, यू नो, इफ दे आर कमिंग फॉरवर्ड एज विटनेसेस, सो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड गुड एविडेंस। तो प्रूव करना डिफिकल्ट है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूविंग इज नॉट दैट हाई। जो ग्राउंड है वो उतना हाई नहीं। यस, कंसीडरिंग कि बीच सड़क में एक्सीडेंट हुआ है तो 10 लोगों ने देखा होगा। अच्छा। लेकिन घर के अंदर मारपीट हुई शायद किसी ने ना देखा हो, नेबर्स ने आवाज सुनी हुई, तो लेवल ऑफ प्रूविंग दैट रिड्यूसेस। तो मैम इतना डिटेल आपने इन्फॉर्मेशन दिया, मतलब मेरे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत डिटेल डिस्कशन है। बट अक्सर ये सवाल आता है कि क्या पति भी क्रूएल्टी के ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकता है? ये क्वेश्चन आता है हमेशा। जी, बिल्कुल आता है ये क्वेश्चन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि 1976 के पहले क्रूएल्टी ग्राउंड नहीं था। उसके पहले 1975 में एक लैंडमार्क जजमेंट है, दास्ताने वर्सेस दास्ताने। उसमें इनफैक्ट हस्बैंड को क्रूएल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स मिला था, क्योंकि वाइफ ने गलत एलिगेशंस लगाए थे हस्बैंड और फादर इन लॉ के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उनको बहुत हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी थी। तो उसमें क्रूएल्टी एक ग्राउंड एक तो डिसाइड किया गया था, हस्बैंड के फेवर में डिसाइड किया गया।
तो जो भी मैंने 6-7 ग्राउंड्स बताए हैं ये दोनों को अवेलेबल है, हस्बैंड को भी अवेलेबल है और वाइफ को भी अवेलेबल है। क्रूरल्टी सर्टेनली अवेलेबल है, सर्टेनली हस्बैंड को अवेलेबल है। क्रूरल्टी को भी जैसे मैंने ऑफिस वाला एग्जांपल बताया, यहाँ की फॉल्स एलिगेशंस का एग्जांपल है, या फिर फॉल्स अफेयर्स का है, वो ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप शक कर रहे हो उनपे, उनकी फैमिली को परेशान कर रहे हो कि इनका अफेयर है। सो ऑल दीज आर कवर्ड अंडर मेंटल क्रूरल्टी फॉर अ हस्बैंड आल्सो। सो हस्बैंड कैन डेफिनेटली क्लेम डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूरल्टी। वाइफ के पास क्या कोई अलग से राइट्स हैं या ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर वो डिवोर्स ले सकती है? जी जी बिल्कुल, वाइफ के पास कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो सिर्फ वाइफ को ही अवेलेबल हैं डिवोर्स के लिए। उनमें से सबसे पहला तो है कि यदि हस्बैंड गिल्टी पाया जाता है ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी, वो एक ग्राउंड है कि जिसपे वो डिवोर्स मांग सकती है। सेकेंडली है कि यदि उसकी शादी 15 साल से छोटी एज में हो गई थी एंड आफ्टर टर्निंग 15 एंड बिफोर टर्निंग 18 शी रेपुडिएट्स द मैरिज, वो कहती है कि मैं इस शादी को नहीं मानती 15 साल के होने के बाद और 18 साल के होने से पहले, पर उसकी शादी 15 साल से पहले हो गई, तो इस ग्राउंड पे भी वो डिवोर्स ले सकती है। तीसरा ग्राउंड है कि किसी ऑलरेडी मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, मेंटेनेंस ग्रांट कर दी गई है वाइफ को और मेंटेनेंस ग्रांट होने की डिग्री या ऑर्डर के 1 वर्ष बाद तक भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ है दोनों पार्टीज का, तो ये एक एडिशनल ग्राउंड है वाइफ के पास। यस यस, एक चौथा ग्राउंड भी है, वो इतना एप्लीकेबल नहीं है कि 1955 के पहले इंडियन हिंदू मेल्स कुड मैरी मोर देन वंस, एक से ज्यादा शादी कर सकते थे, लेकिन इस एक्ट के द्वारा इंडियन विमेन को, हिंदू विमेन को ये राइट दिया गया कि यदि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है 1955 के पहले, तो आप इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती हैं। हाँ, तो ये अभी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि 1955 के पहले के लोग ही बहुत कम रह गए हैं। हाँ, और डिवोर्स लेने वाले तो एडिशनल सिर्फ वाइफ के लिए। These are 4 grounds which are additionally available to the wife in addition to the ones we've already discussed. तो मैम अभी आपने जो वाइफ के पास जो राइट्स या ग्राउंड्स हैं वो 4 तरह के डिफरेंट ग्राउंड्स हैं पति के अलावा। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या डिवोर्स मिलने से पहले पति या पत्नी दूसरी शादी कर सकते हैं और क्या ये कानूनी सही है? जी, तो इसमें यही कानून है कि डिवोर्स मिलने से पहले, डिवोर्स डिग्री फाइनल होने से पहले पति या पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट उनको अपील के पीरियड का भी वेट करना होगा क्योंकि एक पार्टी उसे कंटेस्ट कर सकती है डिवोर्स की डिग्री को, तो उनको उसका वेट करना पड़ेगा। और वो अपील का पीरियड कितना है? 90 डेज, 90 दिन की समय अवधि होती है अपील फाइल करने के लिए दूसरी पार्टी के पास, और दूसरी पार्टी नहीं जाती है 90 दिन में, उसके बाद शादी। तो मतलब कानूनी ये सही नहीं जी। मैम अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी, कंटेस्टेड डिवोर्स, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, वाइफ के राइट्स, किन ग्राउंड्स पर डिवोर्स मतलब फाइल किया जाता है, बट अब एक जनरल हमें डिवोर्स का प्रोसेस क्या होता है ये हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक म्यूचुअल कंसेंट और एक कंटेस्ट। तो म्यूचुअल कंसेंट में दोनों पार्टीज एक जॉइंट पिटीशन फाइल करती हैं। वो चाहे तो एक वकील भी रख सकते हैं, चाहे तो 2 वकील भी रख सकते हैं, चाहे तो खुद भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो एक जॉइंट पिटीशन होती है, उसमें वो बता देंगे कि हम 1 साल से अलग रह रहे हैं, अब हम और साथ नहीं रह सकते, हमारा ये सेटलमेंट हो गया है। वो सेटलमेंट के ग्राउंड जो सेटलमेंट एग्रीमेंट में अलग से बनाए होंगे वो सारे इस पिटीशन का पार्ट बन जाते हैं। तो पहली पेशी पे दोनों पार्टीज को जाना होता है, कोर्ट उनके एड्रेस प्रूफ्स, नाम की यही पार्टी है कि नहीं, ये सब वेरीफाई करने के बाद, उनकी स्टेटमेंट्स लेने के बाद कि हम पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है, किसी प्रकार का लालच नहीं दिया गया, हम अपनी फ्री विल से कर रहे हैं, ये सारी स्टेटमेंट्स कोर्ट रिकॉर्ड करती है। उसके बाद कोर्ट 6 महीने का समय देती है जिसको कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहा जाता है, जिसमें कि कोर्ट, क्योंकि इंडिया में शादी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है, तो उनको 6 महीने का समय दिया जाता है रिकंसाइल करने के। और यदि 6 महीने में वो रिकंसाइल नहीं कर पाते हैं तो सेकेंड पिटीशन फाइल होती है जिसमें वो बताते हैं कि हमने ट्राई किया पर हमारा रिकंसाइल नहीं हो पाया, अब आप हमें डिवोर्स डिग्री ग्रांट कर दीजिए। तो 2 ही पेशियां होती है, सेकंड पेशी पे भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती है, सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होती है और उसके बेसिस पे कोर्ट फिर आपको डिवोर्स ग्रांट कर देती है। तो इसमें रिकंसाइल का क्या मतलब है? रिकंसाइल का मतलब मान लीजिए आपसी समझौते से, या बच्चे हैं तो जल्दबाजी में उन्होंने डिसीजन ले लिया, अब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, 2-3 महीने अलग रहने से उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, कि हमें एक साथ रहना चाहिए बच्चों के लिए या परिवार के लिए, या उनकी एज ऐसी है या फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि हमें एक साथ रहना हमारे लिए ज्यादा उचित होगा, उन केसेस में 6 महीने का टाइम देते हैं साथ रहने के लिए। जी, 6 महीने का टाइम देते हैं अपने डिफरेंसेस मिटाने के लिए। अगर आप
नहीं चाहते कि डिवोर्स हो तो आपके पास 6 महीने का टाइम है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है कि ये 6 महीने से पहले यदि कोई डिवोर्स लेना चाहता हो कि क्या ये 6 महीने कंपलसरी हैं। जैसे एक केस में क्या हुआ था कि हमारी क्लाइंट वो परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन बनने जा रही थी, सेटल होने जा रही थी, तो उसने बोला मैं 6 महीने के लिए क्यों वेट करूं, डिवोर्स लेने के लिए मुझे केवल इंडिया आना पड़ेगा सिर्फ इस चीज के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि ऐसे केसेस में जहां पे कि कोई रिकंसिलिएशन होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें आप 6 महीने का पीरियड फैमिली कोर्ट वेव ऑफ भी कर सकते हो, तो देखा जाएगा इन सिचुएशन। बट आई थिंक अगर एनआरआई है या बाहर कोई सेटल होना चाह रहा है या वो जाना चाह रहा है तो उसे प्रूव भी करना होगा कि 6 महीने में मैं यहाँ नहीं। एब्सोल्युटली उसे ये दिखाना होगा कि क्यों वो 6 महीने वेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो एक ही शहर में रहने वाले हैं, एक ही जगह रहने वाले तो नहीं। तो ओके, तो मैम ये तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की बात हो गई जी। अब कंटेस्टेड डिवोर्स का प्रोसेस क्या होता है? जी, कंटेस्टेड डिवोर्स में ये होता है कि एक पार्टी को डिवोर्स चाहिए और दूसरी पार्टी को डिवोर्स नहीं चाहिए। वो इन किन्हीं भी ग्राउंड्स पे हो सकता है जो हमने डिस्कस किया, क्रूरटी, डिजर्शन, ऑल दीस ग्राउंड्स। तो यस ऑल दीस ग्राउंड्स। जिस पार्टी को भी प्रॉब्लम है जो डिवोर्स लेना चाहता है वो कंटेस्टेड डिवोर्स पिटीशन फाइल करेगा। दूसरी पार्टी से जवाब मांगा जाएगा, कोर्ट दूसरी पार्टी का जवाब मांगेगी, वो सारे एलिगेशन रिफ्यूट करेगी दूसरी पार्टी, या उसके भी कोई एलिगेशन होंगे तो वो लगा सकता है कि भाई इनसे क्रूरटी नहीं, मतलब मेरे साथ क्रूरटी हुई है। उन दोनों की जब रिप्लाई आ जाते हैं उसके बाद दोनों पार्टीज का एविडेंस लिया जाता है। एविडेंस लेने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनी जाती है, फिर उसके बेसिस पे फाइनल डिवोर्स का डिसीजन आता है। इसके बीच में बहुत सारी इंटरिम एप्लीकेशंस भी चलती रहती हैं, जैसे कि बच्चों की कस्टडी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, कोई प्रॉपर्टी है तो घर में कौन रहेगा, राइट्स के लिए, इन सब की इंटरिम एप्लीकेशंस भी चलती है, जिनकी बात हमने अभी एलिमनी और उसमें एलिमनी और चिल्ड्रन की कस्टडी भी इंटरिम भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। तो वो भी डिवोर्स प्रोसीडिंग के दौरान ये इंटरिम एप्लीकेशंस भी चलती रहती है। यही कारण है कि डिवोर्स में थोड़ा समय लग जाता है कंटेस्टेड डिवोर्स में, क्योंकि पहले इंटरिम एप्लीकेशन डिसाइड की जाती है। ये प्रोसेस है कंटेस्टेड डिवोर्स का। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस एंड प्रोवाइडिंग सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर टॉकिंग। हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि डिवोर्स केस फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको हमारी वेबसाइट lawsimple.com पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।